वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा फोर्थ वन शॉट है और आज हम लोग आपका फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे साइंस वन का, दैट इज हीट। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। आधे घंटे के अंदर अंदर कवर हो जाएगा। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको पूरा बेसिक से लेके पूरा पूरा टेक्स्ट बुक आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, 5-7 टॉपिक है, इसमें ज्यादा टॉपिक भी नहीं है, इसलिए बहुत छोटा वीडियो बनने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, मेरे वर्ड्स को सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिएगा। ठीक है, व्हाट इज लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट से हम लोग चालू कर रहे हैं। व्हाट इज लेटेंट? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड और वेपर और लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। ध्यान दीजिए। हाँ, एक सॉलिड दिया हुआ है आपको, उसको लिक्विड करना है। समझ लो, ये सॉलिड है, अपना सॉलिड सब्सटेंस है, और इसको हम लोग को लिक्विड सब्सटेंस में करना है। लिक्विड सब्सटेंस लिक्विड में करना है। इसमें जो हीट जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। अगर इस सॉलिड को हम लोग को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करना है, वेपर मतलब गैस में कन्वर्ट करना है, गैसियस स्टेट, तो भी जो हीट जाएगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब लिक्विड को गैसियस में कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ पे दिखा है सॉलिड इंटू लिक्विड और वेपर, मतलब सॉलिड को लिक्विड में या फिर सॉलिड को वेपर में, और लिक्विड टू वेपर। देखो, सॉलिड टू लिक्विड देख लिया एक बार, सॉलिड टू वेपर भी देख लिया, मतलब गैसियस देख लिया। अब लिक्विड टू गैसियस देख लिया, तो इसमें भी जो हीट लगेगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट समझ में आ गया? बहुत ही छोटा टॉपिक था। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जो भी हीट रिक्वायर होगा सॉलिड को लिक्विड में करने के लिए या फिर सॉलिड को वेपर में करने के लिए, या फिर सॉल लिक्विड को वेपर में करने के लिए, जो भी हीट रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट बोलेंगे। ठीक है, अगले अगले टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और बेटा इसमें केस भी है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए बेटा। हीट और टेम्परेचर में फर्क होता है, एक हीट एक एनर्जी होता है, ठीक है, और टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए कंडीशन में। ठीक है, the amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase is called specific latent heat of fusion। अब एक यूनिट मास का सॉलिड दिया हुआ है अपने को, सॉलिड है यूनिट मास का, यूनिट मास मतलब वन मास, 1 ग्राम होगा या फिर 1 किलोग्राम होगा। ठीक है, 1 ग्राम, यूनिट मास मतलब वन। ठीक है, यूनिट मतलब वन, वन वन मास का एक सॉलिड है, उसको हम लोग को लिक्विड में करने के लिए जितना भी हीट रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। मतलब देखो, यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड मतलब वन मास ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए क्या लिक्विड फेज में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड। पहले से ही हमारे पास लिक्विड दिया है वन मास का, वन मास का मतलब 1 ग्राम होगा या फिर 1 किलोग्राम होगा। उसको जितना हम लोग को वेपर में कन्वर्ट करने में जितना लगेगा, जितना हीट अपने को लगेगा वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, डेल्टा पता है बेटा आपको, हीट का साइन होता है, उसको हम लोग को क्या बोलना है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कितना समझ में आया? वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। वन यूनिट मास ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इतना हीट चाहिए होगा, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। यूनिट मास लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट चाहिए रहेगा उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक फिनोमेना के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं रेजुलेशन। रेजुलेशन बोलते हैं, बहुत लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, तो अपने हिसाब से देख लेना बेटा। ठीक है, अब देखो ये मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा, इसमें कोई थियरी है नहीं वैसे, तो पढ़ना है तो एक बार पढ़ लेना ये एक्टिविटी। मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूँ। देखो, आप एक आइस क्यूब लो, ठीक है, एक आइस क्यूब लो छोटा सा, जो आपके नॉर्मल घर में जो आइस क्यूब बैठा था ना हम लोग को, आप वही आइस क्यूब लो, और एक और आइस क्यूब, दो आइस क्यूब लो। ठीक है, अब बेटा इन दोनों के बीच में ना एक रोप डालो, रोप मतलब एक धागा ले लो, बहुत सा धागा होगा। अब बेटा आपने तीनों चीज ले लिया। अब सेकंड स्टेप में हमारे को क्या करना है? ये धागे को एक आइस क्यूब के ऊपर रखो, एक आइस क्यूब है, धागे को इसके ऊपर रखा, एक आइस क्यूब के ऊपर रखा। अब दूसरे आइस क्यूब को इसके ऊपर रखो, धागे के ऊपर, और एक आइस क्यूब है ना उसके ऊपर,
दोनों का रखो, दोनों को प्रेस करो, इधर से फोर्स लगाओ, इधर से फोर्स लगाओ, ठीक है। इधर से फोर्स लगाओ, इधर से फोर्स लगाओ, तो क्या होगा पता है? अब जब थोड़ी देर बाद आप फोर्स लगाओगे ना, तो जब थोड़ी देर बाद आप देखोगे ना, तो वो धागा ना दोनों आइस के बीच में चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टिक, स्टिक हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये आपका एक आइस क्यूब था। ये ऐसा लगेगा ना कि आपने फ्रीज भी इसको ऐसे किया है। अब ये चिपक जाएगा। आप अगर उसको ऐसे भी कर दोगे ना, सीधा भी कर दोगे ना, तो बर्फ गिरेगा नहीं, दोनों साइड एक एक ब्लॉक चिपका होगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये फिनोमिना का नाम क्या होता है? मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बता दिया। फिनोमिना का नाम क्या होता है वो हम लोग वो देखते हैं। हाँ, फिनोमिना का नाम क्या होता है और उसके स्टेप्स देखते हैं क्या होता है उसमें। 2 मिनट रुका, ठीक है। देखो, यू मे हैव सीन द प्रिपरेशन ऑफ एन आइस बॉल, फर्स्ट एन आइस स्लैब इज shredded। अब देखो इसमें क्या होता है, बता बता। इसमें देखो, जैसे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं ना थोड़ी देर के लिए, प्रेशर मतलब, देखो, द मेल्टिंग ऑफ द मेल्ट देखो, इट इज ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम द वायर कम्स आउट। मतलब देखो यहाँ पे जो है ना वायर ना, ये देखो यहाँ पे भी देखो, ये आइस क्यूब है, आइस क्यूब है, इसमें हम लोग ने वायर लटकाया है बेटा। जैसे जैसे दोनों और दोनों साइड देखो वेट लगा है, इक्वल वेट। अब दोनों साइड क्या होता है पता है, धीरे धीरे वायर है ना आइस क्यूब को कट करते हुए जाएगा। लेकिन आप जब थोड़ी देर बाद जब ये पूरा वायर बाहर आ जाएगा ना, मतलब पूरा कट कर देगा ना, जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे ना, तो क्या होगा पता है? ये आपको दिखेगा कि ये वायर ना कट ही नहीं हुआ है। वायर ना कट ही नहीं, मतलब ये जो आइस क्यूब है वो कट ही नहीं हुआ है। इसी फिनोमिना का क्या बोलते हैं पता है? रेजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। The phenomena, देखो, the phenomena in which the ice converts to liquid due to apply pressure and then reconverts to the ice once the pressure is removed is called resolution। तो क्या होता है बेटा पता है? जैसे देखो हम लोग ने यहाँ पे प्रेशर लगाया, सॉरी, हम लोग ने यहाँ पे प्रेशर लगाया, यहाँ पे प्रेशर लगाया। तो यहाँ पे जो था ना बेटा, यहाँ पे जो आइस था वो थोड़ी देर के लिए वाटर बन गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो यहाँ पे जो आइस था ना वो थोड़ी देर के लिए क्या बन गया? वाटर बन गया। और जैसे ही हम लोगों ने प्रेशर हटाया ना, तो ये वापस से आइस बन गया। तो देखो उससे क्या हुआ, ये जो रोप था ना, ये जो रोप था, ये दोनों, ये जब पानी, जब ये वाटर बना तो रोप तो ठीक था। जैसे ही आइस बना तो ये रोप भी क्या बन गया? इन दोनों के साथ चिपक गया। समझ में आ रहा है? अब आप कोई भी चीज को फ्रीज करोगे तो उसके साथ अटैच हो जाएगा ना बेटा। समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द फिनोमिना इन विच द आइस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। मतलब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा आइस, लेकिन जैसे ही प्रेशर हटा दोगे तो रिकन्वर्ट्स इनटू आइस, मतलब वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा देखो, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ, ये आ सकता है पेपर में, नोट डाउन कर लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन जनरल, when a liquid is heated up to certain temperature it expands and when cooled it contract। देखो बेटा, हमारे पास नॉर्मल लिक्विड है, वो बेसिक से एकदम पढ़ा था। देखो 3 स्टेट है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिक्विड वाला वाटर है, यहाँ पे आइस है, और यहाँ पे वेपर है। अब आपको पता होगा लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर में होते हैं, आइस में पार्टिकल बहुत ही बाजू बाजू में होते हैं, एकदम चिपके हुए होते हैं, और गैसियस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। इतना पता होगा। अब जैसे हम लिक्विड से हम जब सॉलिड में जा रहे हैं तो देखो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना। मतलब हम लोग, देखो बर्फ कब बनता है? जब इसका टेम्परेचर कमाएंगे ना हम लोग, लिक्विड का टेम्परेचर जब हम लोग उसको फ्रीज करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, और ये समझ लो 20 डिग्री सेल्सियस पे है। तो जब हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जा रहे हैं, 20 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो जब हम लोग टेम्परेचर कमा रहे हैं तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर कमा रहे हैं तो क्या हो रहा है? पार्टिकल्स की दूरी कम रही है, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पार्टिकल क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पार्टिकल क्या हो रहा है? बाजू बाजू में आ रहा है। बेटा समझ में आ रहा है? यहाँ पे पार्टिकल्स देखो दूर दूर है बहुत, यहाँ पे पार्टिकल देखो बाजू बाजू में है, मतलब टेम्परेचर कम आ रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ से जब हम लोग यहाँ जाएंगे, जब हम लोग लिक्विड से गैसियस में जाएंगे, तो देखो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है और लिक्विड का वेपर बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना चालू हो जाता है, तभी ये वेपोरेट हो जाता है। तो मतलब देखो टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दिए, क्या किए? टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो हम लोग के मतलब मॉलिक्यूल्स, मतलब टेम्परेचर, मतलब ये देखो यहाँ पार्टिकल्स का दूरियां देखो, दूर दूर हो गए पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या है? पार्टिकल्स जो प्लेस हुए हैं वो बहुत दूर दूर है एक दूसरे से। समझ में आ रहा है? लेकिन
हमारा पानी है ना, एक एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है। वाटर हाउएवर, देखो यहाँ पे लिखा है लिक्विड इज हीटेड अप टू सर्टेन टेम्परेचर इट्स एक्सपांड। जब हम लोग हीट करते हैं लिक्विड को तो क्या होता है, एक्सपांड होता है। देखो यहाँ पे भी हीट ही किया गया ना, 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो हीट ही हुआ है। एंड व्हेन कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जब हम लोग कूल करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस गए तो ये क्या हुआ, कूलिंग हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब पार्टिकल्स का साइज बहुत बाजू बाजू में हो गया। वाटर हाउएवर शोज द स्पेशल एंड एक्सेप्शनल बिहेवियर। वाटर जो है ना, एक एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है, मतलब कि बहुत ही अजीब बिहेवियर दिखाता है, मतलब अलग बिहेवियर दिखा रहा है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको। इफ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है तो उससे हम लोग जा रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा देखो, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम लोग अभी पढ़ा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का जो रेंज है, दूर दूर पार्टिकल्स पार्टिकल्स दूर दूर सिचुएट हो जाएंगे। लेकिन बेटा 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस जाने टाइम पे वाटर्स का उल्टा करता है, दूर दूर पार्टिकल्स की जगह, कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड, मतलब दूर दूर जाने की जगह, एक्सपांड होने की जगह वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब हीट। देखो, इफ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस अप टू 4 डिग्री सेल्सियस इट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब वो बाजू बाजू में आ जाता है, मतलब और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसको एक्सपांड होने की जगह वो और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। it contracts instead of expanding. At 4 डिग्री सेल्सियस its volume is minimum। मतलब अगर आपको कोई पूछा ना कि वाटर का सबसे मिनिमम वॉल्यूम कौन से टेम्परेचर पे होता है, तो आपको बोलना है 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको ये नहीं बोलना है जब आइस होता है, आइस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस होता ही है। लेकिन अगर मिनिमम पूछा, क्योंकि एनॉमलेस बिहेवियर दिखा रहा है अपना वाटर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अपना जो वाटर है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होता है, ठीक है। इफ द वाटर इज हीटेड फर्दर, अगर 4 डिग्री सेल्सियस से आप आगे वाटर कुक करोगे, जैसे कि 6 डिग्री सेल्सियस है, तब वो वापस से एक्सपांड होना चालू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना, हीट करेंगे तो एक्सपांड होगा, वो नॉर्मली फिर बिहेव करना चालू हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो है वाटर एक अजीब एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। वो एक्सपांड होने की जगह उल्टा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉमलेस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। ह्यूमिडिटी, बेटा ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी, द मॉइस्चर इन द एटमोस्फियर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। मतलब जो भी मॉइस्चर है, वाटर पार्टिकल्स है हमारे एटमोस्फियर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अब बेटा ड्यू पॉइंट क्या होता है, बेटा अब ये ड्यू पॉइंट समझने के लिए ना इतना समझना पड़ेगा हम लोग को। ये पूरा समझोगे ना तब आपको ड्यू पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ध्यान से सुनना है बेटा, बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। एट स्पेसिफिक टेम्परेचर देयर इज अ लिमिट हाउ मच वाटर वेपर कैन एयर कैरी। देखो, अगर एक एक्स टेम्परेचर दिया हुआ है, ये एक्स टेम्परेचर कितना भी हो सकता है, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक एक्स डिग्री सेल्सियस पे एयर के पास एक नॉर्मल, एयर के पास एक लिमिट होता है कि हाँ भाई मैं इतना ही मॉइस्चर कैरी कर सकता हूँ। एट स्पेसिफिक टेम्परेचर देयर इज अ लिमिट हाउ मच वाटर वेपर कैन एयर कैरी, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एयर के पास इतना ही लिमिट है कि भाई मैं इतना ही कैरी कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा। When air contains maximum possible water vapor, it is said to be saturated with vapor at the temperature। मतलब देखो, अब जब जब एयर का लिमिट हो जाता है, हाँ भाई मेरा मेरे पास इतना कैपेसिटी था, मेरा पूरा कैपेसिटी हो गया, तो अब एयर क्या बोलेगा, हाँ भाई अब मैं सेचुरेट हो गया हूँ, अब मैं सेचुरेट हो गया हूँ। व्हेन एयर कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर, मतलब मैक्सिमम, इससे ज्यादा मैं ले ही नहीं सकता, तब क्या, एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड विद वाटर वेपर, मतलब मैं सैचुरेट हो गया हूँ। लेकिन देखो, एक टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर, मैंने बोला टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही अगर मैंने इसका टेम्परेचर ऊपर नीचे किया तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, द अमाउंट ऑफ वेपर नीडेड टू सैचुरेट द एयर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। देखो सुनो, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान दो। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मतलब कितना वाटर वेपर चाहिए मेरे को, एक्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर मतलब कितना वाटर वेपर चाहिए मेरे को एयर को सेचुरेट करने में, एयर को सेचुरेट करने में वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पे। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर नीडेड टू सेचुरेट द एयर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, मतलब कितना वाटर वेपर मेरे को चाहिए होगा ताकि मैं इतने एयर को सेचुरेट कर दूं, वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। देखो, अगर टेम्परेचर कम है
तो वाटर वेपर भी कम लगेगा एयर को सेचुरेट करने के लिए। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वाटर वेपर भी ज्यादा लगेगा एयर को सेचुरेट करने में। देखो टेम्परेचर लो देन इट विल टेक लेस वाटर वेपर टू सेचुरेट द एयर। बेटा इजी लैंग्वेज में लिख के लाया हूँ आप लोग के लिए ताकि आपको समझ में आए। अगर टेम्परेचर ज्यादा है देन इट विल टेक मोर वाटर वेपर टू सेचुरेट द एयर। समझ में आया? इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं देखो अब ड्यू पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूँ। समझ में आ गया? एक और बार रिवाइज करवाता हूँ। एट स्पेसिफिक टेम्परेचर मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के पास एयर के पास एक लिमिट होता है कि हाँ मैं इतना ही कैरी कर सकता हूँ। अगर वो लिमिट पूरा हो जाता है तो वो सेचुरेटेड कहलाता है। और कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हम लोग को चाहिए होगा अगर किसी एयर को सेचुरेट करना है, वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कम है तो कम वाटर वेपर चाहिए, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा वाटर वेपर चाहिए। इतना समझ में आया? 5 पॉइंट। ठीक है, अब ड्यू पॉइंट समझाता हूँ। देखो, सपोज एन अनसेचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन। अब देखो, एक एयर है, ये मैंने एक डब्बे के अंदर एयर लिया ना, एक्स टेम्परेचर पे। एक्स टेम्परेचर मैंने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस था। चलो 2 मिनट बेटा। एक्स डिग्री सेल्सियस, हाँ ये नंबर है, हाँ एक्स डिग्री सेल्सियस पे मैंने लिया। अब देखो ये अनसेचुरेटेड है, मतलब इसमें पूरा ये एयर है, हाँ अनसेचुरेटेड मतलब इसके अंदर वाटर वेपर पूरा नहीं है, मतलब उसका लिमिट अभी भी क्रॉस नहीं हुआ है। ठीक है, एंड इस टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। अब देखो बेटा मैंने क्या बोला था, अब इसके अंदर उतना वाटर वेपर नहीं है कि वो सेचुरेटेड हो जाए। लेकिन हम लोग अगर इसके अंदर समझ लो y अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, y अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, वाटर वेपर y अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है। अब हम लोग इसका टेम्परेचर कमाएंगे, टेम्परेचर कमाएंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे? कमाएंगे। डिक्रीज, एंड इस टेम्परेचर इज डिक्रीज, टेम्परेचर इज रीच्ड एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। देखो अब इसका वाटर वेपर सैचुरेटेड नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला था, टेम्परेचर कमाएंगे तो कम वाटर वेपर चाहिए होगा। अभी पहले से इसमें कम है, मतलब अनसेचुरेटेड है, मतलब वाटर सैचुरेटेड से कम है। क्या है बेटा? सैचुरेटेड से कम है। अगर हम लोग उसका टेम्परेचर कमाएंगे तो इस ये भी हम लोग कम ही चाहिए होगा ना, मतलब ये देखो ये पहले से ही कम है, अगर मैंने इसको कमा दिया तो एक मोमेंट पे दोनों मैच कर जाएंगे, मतलब दोनों, ये वाई टेम्परेचर पे आ जाएगा और ये तो उतना ही रहेगा, एक वाई टेम्परेचर पे आ गया तो ये दोनों मैच कर गए, मतलब ये सैचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बेटा, ध्यान दो। मतलब देखो ये एक एक्स डिग्री सेल्सियस पे है और उस पे अनसेचुरेटेड मतलब पूरा वाटर वेपर नहीं है हमारे पास उसको सेचुरेट करने के लिए। लेकिन मैं अगर टेम्परेचर कमाऊं तो इतने भी वाटर वेपर में हमारा सेचुरेट हो सकता है ना। अगर टेम्परेचर मैंने कमा दिया तो मेरे को कम चाहिए, और है हमारे पास कम, तो मैंने उतना टेम्परेचर पे आ गया, मैं टेम्परेचर अपना डिक्रीज कर लिया मैंने अपने एयर का, तो हमारे पास सेचुरेटेड हो सकता है। तो देखो सपोज अनसेचुरेटेड एयर इज टेकन, एयर एट सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन, अनसेचुरेटेड है एंड इट्स टेम्परेचर डिक्रीज। हम लोग ने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया ताकि उतने ही वाटर वेपर पे हमारा एयर सेचुरेट हो जाए। A temperature is this at which the air becomes saturated। देख रहे हो, टेम्परेचर इतना हम लोग ने कम कर दिया कि एयर सेचुरेट हो जाए उतने ही वाटर वेपर से जितना हमारे पास प्रेजेंट है। अब इस टेम्परेचर को, जो भी वाई टेम्परेचर हमारे पास आया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। समझ में आया होगा? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्या है? यूनिट ऑफ हीट है बेटा, यूनिट ऑफ हीट बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। द यूनिट ऑफ हीट आर जूल। जूल इन एसआई यूनिट बोलते हैं, कैलोरी इन सीजीएस यूनिट बोलते हैं। ये आप पढ़ लेना, बहुत ही बेसिक है, मैं पढ़ा देता हूँ। चलो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर टू 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी हीट। 1 कैलोरी हीट किसको बोलते हैं बेटा? अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर है उसको 1 डिग्री सेल्सियस को हम लोग को रेज करना है, मतलब 1 ग्राम वाटर है उसको 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रेज करना है, तो जितना हीट रिक्वायर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी हीट। वैसे ही 1 केजी को करेंगे तो उसको हम लोग करेंगे 1 किलो कैलोरी हीट। ठीक है, समझ में आ गया? और लास्ट टॉपिक, specific heat capacity है। The amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of an object by 1 degree Celsius is called specific heat of that object। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस वन, इसका भी देखो यूनिट मास है, यूनिट मास मतलब मास 1 है, यूनिट मास है, यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर हम लोग को 1 डिग्री सेल्सियस से रेस करना है, तो जितना हीट भी रिक्वायर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जो एक कोई भी ऑब्जेक्ट का यूनिट मास को अगर हम लोग को 1 डिग्री सेल्सियस से रेस करने के लिए जितना भी हीट चाहिए होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट, दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट
स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब लास्ट टॉपिक हमारे आज के लेक्चर का, बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला, मैं बोला था आपको। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होता है, मैंने वो पढ़ा रहा हूँ। लास्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज देखो, आप एक गरम चाय लो, एक कप लो, मग, मग लिया, उस पे आप अपना हाथ रखो कि गरम गरम मग है, गरम गरम आपकी मम्मी ने आपको चाय दिया, फिर दूध दिया, आप लोग दूध पीते रहोगे अभी। चाय, चाय दूध जो भी आप लोग पीते हो, आपने अभी जाके फटाक से आपको ये मतलब नॉर्मल गर्म है, ज्यादा गर्म भी नहीं है, हाँ। तो आप लोग ठंडी के टाइम पे देखो, कुछ कुछ लोग ऐसे कप पकड़ के बैठ जाते हैं आराम से, वाह भाई हाथ में गर्मी लग रहा है, मजा आ रहा है। तो वो देखो, आपका हाथ भी फिर गर्म हो जाता होगा ना, आपको पता चलता होगा ना कि हाँ भाई हाथ मेरा गर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? हाथ मेरा गर्म हो रहा है, गर्म दूध का ग्लास मैंने पकड़ा है, हाथ मेरा गर्म हो रहा है, आपने इस पे हाथ रख दिया अपना, ठीक है। ठीक है। तो ड्राइंग बेटा खराब है थोड़ी, मैनेज कर लेना। अब देखो, आपका हाथ क्यों गर्म हो रहा है, देखो, और हाथ आपका कितना गर्म हो रहा है वो हम लोग ने डिसाइड किया। देखो, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब आपका हाथ उतना ही गर्म हुआ होगा जितना आपका आपके हाथ हाथ उतना ही गर्म हुआ होगा जितना आपके ग्लास ने लूज किया होगा। बेटा समझ में आया? आपका हाथ उतना ही गर्म हुआ होगा जितना आपके ग्लास ने लूज किया है हीट। आपके आपके हाथ में उतना ही हीट आया होगा जितना आपके ग्लास ने हीट लूज किया। मैंने एक और एग्जांपल समझाता हूँ। आपने अभी एक फ्रिज के बोतल से एक बॉटल निकाला, फ्रिज से एक बॉटल निकाला, हाँ, ठंडा है, बहुत बहुत ठंडा है ये बॉटल। आपने फटाक से जाके इसको पकड़ लिया, आपका हाथ तो गर्म था ना बेटा, आपका हाथ तो गर्म था। तो आपका हाथ इस बार क्या हो गया, हॉट ऑब्जेक्ट हो गया, और बॉटल क्या हो गया, कोल्ड ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके भी बीच में हीट ट्रांसफर होगा। अब आपके हाथ जितना ठंडा होगा ना, आपका हाथ कितना ठंडा होगा, जितना आपका जितना अ, इसने लूज किया होगा, जितना बॉटल ने लूज किया होगा। समझ में आया? समझ में आया बेटा? इतना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपके हाथ में जितना ठंडी लगा आपके हाथ में, या फिर आपके हाथ ने जितना हीट लूज किया ना, उतना ही बॉटल ने हीट गेन किया। थोड़ा सा समझने का ट्राई करो, ठीक है। एक दो बार सुनो मेरे बातों को, समझ में आ जाएगा। दैट्स इट फॉर द लेक्चर। थैंक यू।